हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे iMac के बारे में। अब ये जो iMac 27 इंच वाला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप सोचेंगे ऑल ऑफ सडन iMac की वीडियो क्यों, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया, अब स्टूडियो आ गया है। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरी वर्क स्टेशन है ऑफिस का और मैं इसको पिछले 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 2013 लेट 2013 वाला मॉडल है, तो ऑलमोस्ट 10 साल पुराना आप इसको बोल सकते हैं। 2023 ऑलरेडी चल ही रहा है। तो इस वीडियो को बनाने के 2-3 डिफरेंट मोटिव्स हैं। पहला मोटिव ये है कि आपको बताना कि मैक्स जो हैं उनकी लॉन्जेविलिटी कैसी है, और अगर आप आज कोई मैक परचेज करते हैं तो 10 साल बाद वो कैसा परफॉर्म करेगा और क्या 10 साल से आगे भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं नहीं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक ओल्ड मैक परचेज़ करते हैं या कुछ सेकेंड हैंड मैक की तलाश में हैं, तो उसको परचेज़ करने के बाद उसको आप फर्दर कितना यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप एक एप्पल इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या आपके लिए एक सेकेंड हैंड iMac लेना अलॉन्ग विद योर अदर डिवाइसेस क्या अच्छी चॉइस रहेगी या नहीं रहेगी, उन सब चीज़ों को हम डीपली कवर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। अभी जो iMac है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है मेरा वर्क स्टेशन था, ऑफिस का सिस्टम है, तो इसके स्पेसिफिकेशन पे जंप करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है पर्सनल से। तो मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो मैं पर्सनल ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, जो कि एवरेज बिलो एवरेज आप बोल सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनको टॉप द नॉच हार्डवेयर नहीं चाहिए, जिनको अपने बजट में सारी चीज़ें चाहिए। और अगर आप ऑब्वियसली आपके पास पैसा है, आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि हमेशा बेटर एंड लेटेस्ट हार्डवेयर ही परचेज़ करें, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगी और लॉन्ग रन में आपको इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। हाउएवर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एप्पल सिलिकॉन का लैपटॉप है, तो इसको मैंने एज अ सेकेंडरी डिवाइस परचेज़ किया है, जो कि मेरे को अमेजिंग डील में मिल गया अराउंड 10,000 रुपीज़। सबसे पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 27 इंच का iMac देखने को मिलता है, जिसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो रन कर रहा है वो कर रहा है macOS Catalina, और ये इसका लास्ट सॉफ्टवेयर है। इसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो एप्पल प्रोवाइड नहीं करेगा। इसी के साथ साथ ये 27 इंच का है, लेट 2013, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे आपको 5th जनरेशन का i5 क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड्स के साथ, और 24 GB की 1333 मेगाहर्ट्ज़ की DDR3 रैम है, अलॉन्ग विद NVIDIA का 755 1 GB ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत अमेजिंग है, इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। कंसिडरिंग कि ये 10 साल पुराना iMac है, उसके हिसाब से जो डिस्प्ले है वो फेनोमिनल है, इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है और कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो डिस्प्ले में मेरे मतलब नंबर 1 है, थम्स अप है, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। स्टोरेज यहाँ पे आपको 1 टेराबाइट मेरे इस पर्टिकुलर मॉडल में है, जिसको मैंने फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, एक बूट कैंप और एक प्राइमरी में। अब ये बूट कैंप क्या है, इसके हम आगे वीडियो में बात करेंगे। मेमोरी अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रखा है, 4 स्लॉट्स हैं जो कि भरे हुए हैं, और अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहें तो फर्दर आप 4 GB को हटा के 8 GB इंक्लूड कर सकते हैं, तो अप टू 32 GB आपकी चली जाएगी। और अगर हम इसके पोर्ट सिलेक्शंस की बात करें तो आपको इसमें वैरायटी ऑफ पोर्ट्स पीछे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 4 USB-A आपको देखने को मिल जाएंगे, USB 3 स्पीड्स के साथ आपको फुल लैन कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। इवन आपको थंडरबोल्ट 2 डिस्प्ले पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, 2 SD कार्ड लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे हेडफोन्स भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑन एंड ऑल अगर हार्डवेयर की बात करें तो अमेजिंग है। इसमें आपको 1080p का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसके स्पीकर्स की क्वालिटी अमेजिंग है, आप मतलब सुनोगे तो आपको लगेगा कि इतने टाइनी से स्पेस में इतना अच्छा साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑन एंड ऑल अगर हार्डवेयर करें तो भाई सुपीरियर हार्डवेयर है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और एक जो सॉलिड एप्पल की फीलिंग होती है वो आपको आएगी इसे। तो किसी भी कॉर्नर में अगर आप अपने घर के रख देंगे, सिर्फ आपको एक वायर अटैच करनी है, एक एप्पल का माउस या कीबोर्ड, कोई भी आप चाहें तो नॉर्मल भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वायरलेसली कनेक्ट कर रखा है। बाय द वे, अगर आप इनकी वीडियो देखना चाहते हैं इस कीबोर्ड वगैरह के बारे में, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑन एंड ऑल अगर हार्डवेयर की बात करें तो भाई अमेजिंग है, और आपको ये कोई भी देख के नहीं कहेगा कि 10 साल पुराना iMac है। क्योंकि मेरा पर्सनल यूज्ड डिवाइस था, तो मैंने इसको अच्छे से हैंडल किया है और सिंगल हैंडेड यूज़ था, तो मैंने इसको ब्लाइंडली परचेज़ कर लिया। बट अगर आप किसी सेकंड हैंड मार्केट में जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि उनमें कोई हार्डवेयर रिप्लेसमेंट ना हो, कोई स्क्रीन का इशूज़ ना हो, क्योंकि iMac में सबसे ज़्यादा स्क्रीन के इशूज़ आते हैं, स्पेशली जो कॉर्नर पे ब्लीडिंग्स आ जाती हैं इसमें, लाइक ब्लैक ह्यू टाइप का आपको देखने को मिलने लगेगा, कुछ गैस टाइप की रिलीज़ होती है LCD पैनल से, शायद इस वजह से।
एक्सटेंडेड पीरियड यूज़ में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बाकी हार्डवेयर देख लेना कि कई बार ये लोग ओरिजिनल हार्डवेयर हटा के रिप्लेस कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप चेक करना चाहें तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अबाउट दिस मैक में जाके और यहाँ पे आपको ना सिस्टम रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। तो जब भी आप सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे हार्डवेयर के जो भी डिटेल्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार परचेज करने से पहले इसको ज़रूर चेक कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल 10 साल के बाद ये परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आपको एक करंट हार्डवेयर चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना M1 मैक जो है मैकबुक एयर उसको कंपैरिजन कर रहा हूँ इसके साथ साइड बाय साइड। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट करी है जिसमें मैंने कुछ एप्लीकेशंस को साइड बाय साइड खोला है, ठीक है, और एक वीडियो रेंडर टेस्ट किया है जिसमें एक्चुअल प्रोसेसर की पावर का पता चलता है और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना पुराना हो गया है कंपैरेटिवली नए एप्पल सिलिकॉन के। तो छोटी सी वीडियो है, फटाफट से देखते हैं, फिर इस वीडियो में वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मैं सफारी ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों ही मैक पे मैं इन 3, 2, 1 एक साथ सफारी ओपन करूँगा। तो स्लाइटली मेरे को ऐसा लगा कि M1 वाला जो मैक है वो थोड़ा सा फास्टर रहा कंपैरेटिवली आई मैक के। तो इसको अब हम क्विट कर देते हैं दोनों में ही। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट है। यहाँ पे मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ दोनों में ही इन 3, 2, 1। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारा एप्पल सिलिकॉन है वो थोड़ा सा जीत जाता है, इसमें आगे निकल जाता है। और मेरे हिसाब से सिमिलर स्टोरीज रहेगी एक्सेल और पावर पॉइंट की भी, बट हम टेस्ट कर लेते हैं। अगेन मोर और लेस सेम ही है, बट कंसिडरिंग आई मैक की ये 10 साल पुराना है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी भी। अब हम पावर पॉइंट खोलते हैं। पावर पॉइंट इसमें ज़्यादा जल्दी खुला, उसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे बग्स वगैरह दिख जाते हैं आपको जो यूजुअली नॉर्मल से टाइम ले सकता है, जैसे कि वर्ड और एक्सेल जल्दी खुल रहा था बट पावर पॉइंट ने थोड़ा सा टाइम लगाया यहाँ पे। बट एक बार जब आप एप्लीकेशन खोल लेते हैं तो जो वर्क फ्लो है, जो स्मूथनेस है वो ठीक चलती है दोनों में ही, क्योंकि मैं दोनों को टेस्ट किया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडोबी की एप्लीकेशंस की, लाइक फ़ोटोशॉप। तो अब यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ कि जो फ़ोटोशॉप मेरे M1 पे जो लगा हुआ है, इंस्टॉल हो रखा है, वो M1 सिलिकॉन के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। 2020 है ये, जो कि इंटेल बेस्ड था और रोजेटा पे रन कर रहा है। तो ये 100% पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएगा एप्पल सिलिकॉन का। हाउएवर मैं आपको दोनों में ही एक डिफरेंस दिखा देता हूँ। तो इन 3, 2, 1। तो जैसा कि अभी आपने देखा आई मैक में जो है वो काफ़ी जल्दी खुल गया कंपैरेटिवली एप्पल सिलिकॉन के, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं है M1 के लिए, तो इस वजह से ये इसने टाइम लिया। और मेरी कुछ फ़ोटोज़ भी हैं टेम्परेरी फाइल, ये फ्रेश इंस्टॉल हुआ है तो शायद इस वजह से भी कुछ स्पीड के डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब हम एडोबी InDesign को खोल लेते हैं फटाफट से इन 3, 2, 1। तो एडोबी InDesign दोनों ही डिफरेंट वर्जन हैं, ये 2021 है, वो 20 है। और मेरे हिसाब से M1 में थोड़ा सा जल्दी खुला है क्योंकि वेलकम स्क्रीन इसमें ज़्यादा जल्दी आ गई थी। तो डे टू डे अगर एप्लीकेशन की अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। अगर आप इसमें SSD अरेंज करवा देते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों नेक टू नेक चलेंगे। लेकिन जो प्योर हमारी प्रोसेसर स्पीड होती है उसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ना FCP में एक प्रोजेक्ट लोड किया हुआ है दोनों में ही, जिसको मैंने एक 5-5.5 मिनट की वीडियो थी उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उसको 4x स्पीड पे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही 1080p में रेंडर करके देखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे फाइनल कट प्रो को एक बार ओपन करके देख लेते हैं इन 3, 2, 1। अब यहाँ पे जो है वो M1 वाला जो है वो फटाफट से खुल गया। और अगर आप नोट कर पाएंगे तो दोनों में ही मैंने सेम प्रोजेक्ट जो है वो लोड कर रखा है और यहाँ पे मैंने 400% इसको वो दे रखा है स्पीड। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को ही रेंडर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का जो साइज़ है वो 155.8 MB दोनों में ही दिखा रहा है एस्टिमेटेड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पे ही सेम टाइम में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि कौन जो है वो बेटर रेंडर हमें निकाल के देता है। तो ये 1080p है टेस्ट। तो इन 3, 2, 1 गो।
और हम दोनों को ही अनटाइटल प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। इन 3 2 1 सेव। तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड टास्क है वो स्टार्ट हो चुका है इन iMac, और यहाँ M1 वाले में ऑलरेडी हमारा ये 25% हो चुका है, और iMac जो है वो अभी हमारा 3% दिखा रहा है। तो रेंडरिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, ये अबाउट टू फिनिश है, ऑलमोस्ट 40% 50% आने वाला है, और वो भी 25% भी नहीं हुआ है। तो ये है डिफरेंस पिछले 8 9 10 साल का। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये शेयर हो चुका है, तो इसने बहुत ही कम टाइम में, हार्डली एक मिनट भी नहीं लिया होगा इसने, और इसने पूरा जो है उसको रेंडर कर दिया। और फाइनली अब हमारे iMac पे भी जो है वो रेंडर हो चुका है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, कंसिडरिंग कि 10 साल पुराना है, परफॉर्मेंस अभी भी ठीक ठाक है। मेन ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें हार्ड ड्राइव आती है, और जो नए लैपटॉप्स और जो भी आजकल के डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें प्रॉपर आपको NVMe SSD देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली वो आपको 30 to 50 टाइम्स मोर पावरफुल, मोर फास्टर हैं कंपैरेटिवली हार्ड ड्राइव के। अगर आप चाहें तो उसमें हार्ड ड्राइव चेंज करवा सकते हैं, फर्दर वो आपका करीब 7 से 8 हज़ार का खर्चा होगा। बट क्योंकि मैंने इसको काफ़ी कम प्राइस में परचेज़ किया था, मेरे पास ऑलरेडी सेकेंडरी डिवाइस है, तो मुझे वो वर्थ नहीं लगा कि मैं 7 हज़ार और डालूँ इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें लिमिटिंग रहें उसके बाद भी। तो मैंने ये अपग्रेड करने की नहीं सोची, और मैं इसको फ़िलहाल के लिए हार्ड ड्राइव के साथ ही यूज़ कर रहा हूँ। मेन जो इश्यूज़ मेरे को देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलता है, एक तो इसमें बूट स्पीड थोड़ी सी स्लो आती है। कुछ सेलेक्टेड एप्लीकेशंस जैसे हैवी एप्लीकेशन होती हैं लाइक एडोबी InDesign या FCP वगैरह आप कह सकते हो, वो थोड़ा सा ओपन होने में आपको टाइम लगेगा। इवन प्रीमियर प्रो वगैरह भी थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगाते हैं, बट वंस दे आर लोडेड उसके बाद आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक चलती हैं। और अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं, पर्सनली काम के लिए चाहते हैं, 1080p वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, और अराउंड 16 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल की नॉर्मल फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं फोटोशॉप में, तो आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला, एटलीस्ट अगले 2-3 साल तक के लिए। तो ऑन एंड ऑल अगर आप सारी परफॉर्मेंस और हार्डवेयर को कंपैरिजन में लें तो बहुत ही सॉलिड मशीन है, और मतलब ऐसा आपको यूज़ करने के बाद फील नहीं होगा कि 10 साल पुरानी है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक, और मैं किसी को भी रेकमेंड करूँगा कि अगर अराउंड 15,000 के आसपास भी अगर आपको ये देखने को मिल जाता है तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बट प्रिकॉशंस के साथ जो मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेना, अच्छे से डायग्नोस कर लेना, उसके बाद ही परचेज़ करना। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं चलती हैं और क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ें चलती हैं। अगर आप ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, जैसे कि मैंने इसमें अपनी एप्पल आईडी लॉगिन करी है, मेरे पास एप्पल वन का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं एप्पल आर्केड गेम्स, म्यूज़िक वगैरह फ्रिक्वेंटली यूज़ करता रहता हूँ एप्पल डिवाइसेस में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इसमें कुछ बहुत अच्छे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें एयर प्ले कर सकते हैं। तो अगर मैं iMac की डिस्प्ले को एक्सटेंड करना चाहूँ मेरे लैपटॉप में तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, वायरलेसली हो जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं iMac में म्यूज़िक सुन रहा हूँ म्यूज़िक एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो मैं एयर प्ले कर सकता हूँ अपने दूसरे डिवाइसेस में। अगर मेरे होम पॉड पे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने मैकबुक एयर पे कर सकते हैं, तो वो सीमलेसली दोनों में सिमिलरली प्ले होता है, और किसी भी डिवाइस से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप इसमें कोई भी कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं किसी भी डिवाइसेस से, जो कि हम अगेन एप्पल इकोसिस्टम का एक पार्ट है। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, एयर ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हैंड ऑफ वगैरह के फीचर्स भी काम करते हैं। अगर आप डिटेल में एप्पल इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। मैं उसका आई बटन यहाँ पर छोड़ दूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अच्छे से काम करती हैं। इसी के साथ अगर आप क्रोम ब्राउज़र की बात करें तो उसका प्रॉपर सपोर्ट आ रहा है, और अगले जो मैंने रिसर्च थोड़ी करी है, मेरे हिसाब से अगले 4 से 5 साल तक उसका आपको प्रॉपर जो है वो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट आपको देखने को मिलता रहेगा, क्रोम का सपोर्ट। तो आप ब्राउज़र में भी लिमिटेड नहीं है कि लाइक सफारी तो लिमिटेड हो गया क्योंकि इसके ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहे, बट अगर आप क्रोम वगैरह यूज़ करना चाहें तो अगले 4-5 साल तक भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं, उसके सपोर्ट आपको देखने को मिलता रहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। पहली प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि ये ऑफिशियल इसका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो ख़त्म हो चुका है, और लास्ट जो आपको कैटेलिना देखने को मिल रहा है वो लास्ट है। तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई प्रॉपर सिक्योरिटी अपडेट्स भी नहीं आएंगे। लास्ट मेरे को सिक्योरिटी अपडेट अराउंड 3 महीने पहले मिला था, उसके बाद से कोई भी नहीं मिला है। तो आप ऐप वगैरह का अपडेट कर सकते हैं ऐप स्टोर से, बट जो ऑफिशियल मैक ओएस का अपडेट है और जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यूज़ ये हो जाता है कि अगर कोई भी ऐसा मैलवेयर वगैरह या कुछ ऐसे सिक्योरिटी ब्रीचेस वगैरह आते हैं
तो यहाँ पे आपको उसके सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपका एक रिस्क बढ़ जाता है कि आपकी जो एप्पल आईडी है या जो आपके अदर प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू एक्सपोज ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एप्पल वन का सब्सक्राइबर हूं, तो मैं एप्पल आर्केड वगैरह अपनी बेटी के लिए और उसके लिए इंस्टॉल करता रहता हूं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन इसमें ऐसी हैं जिनके लिए एटलीस्ट आपको मैकओएस 11 या 12 रिक्वायर्ड है, तो वो एप्लीकेशंस और वो गेम्स जो हैं वो इसमें सपोर्टिंग ही नहीं कर रही हैं। हाउएवर अगर आप उसको किसी वैसे नॉर्मल आर्केड से हटा के खेलते हैं, फॉर एग्जांपल एसफॉल्ट 8 है, तो एसफॉल्ट 8 अगर आप एप्पल आर्केड पे सर्च करेंगे तो वो कहेगा कि एटलीस्ट आपको मैकओएस 11 चाहिए, बट अगर आप उसको जनरल वहाँ पे सर्च करेंगे ऐप स्टोर में विदाउट आर्केड, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी और अच्छे से काम भी करती है। तो हिट और मिस वाली सिचुएशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लेटेस्ट एप्पल इकोसिस्टम के जो एड ऑन्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने नोट किया होगा तो मैकओएस मॉन्टरे के साथ इन्होंने आपको यूनिवर्सल कंट्रोल का ऑप्शन दिया था, जिसमें क्या होता है कि आप एक ही माउस और कीबोर्ड को मल्टीपल डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके एक मैक के पास दूसरा मैक या आईपैड पड़ा है या रखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली एक माउस से दोनों को यूनिवर्सली कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपरली इसमें काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो एक स्टेज पे आके रुक गया है। तो ये मोटी मोटी प्रॉब्लम है अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं। तो बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चलेंगी। तो प्रॉब्लम की बात यही है कि आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको कुछ इश्यूज़ दे सकते हैं, कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। लाइक ट्विटर वाली जो एप्लीकेशन है, जो अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ट्विटर जो है वो भी एटलीस्ट 11 वर्जन मांग रही है, तो यहाँ पे आपको 10.15 ही देखने को मिलता है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन अगर आप चाहेंगे तो भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी अदर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो हमने इसकी सारी चीज़ें समझ ली, इसकी परफॉर्मेंस समझ ली, इसके हार्डवेयर को समझ लिया, क्या क्या चीज़ें अच्छे से काम कर रही है वो समझ लिया, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो समझ लिया। तो अब हम इसको लास्ट में समराइज़ करते हैं कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो नंबर 1 पॉसिबिलिटीज़ इसकी आपकी ये हो सकती है कि आप इसमें बूट कैम्प के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जब हार्डवेयर सेक्शन में दिखा रहा था, तो बूट कैम्प के थ्रू, क्योंकि इसमें बूट कैम्प असिस्ट मिलता है, इंटेल डिवाइस है ये। अभी नए जो एप्पल सिलिकॉन आए हैं उसमें आपको अगर विंडो वगैरह इंस्टॉल करनी है तो आपको पैरेलल एक नाम का सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर बूट कैम्प का सपोर्ट देखने को मिलता था। तो आपको एक इमेज चाहिए विंडो 10 की या 7 की, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें। मैंने इसमें विंडो 10 ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप उसका पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ कि आपको, अगर आपके पास iMac है तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट प्रोसेस जो है वो अराउंड 1.5 से 2 घंटा लेता है, बट बहुत ईजी है। आपको एक पेन ड्राइव चाहिए, एटलीस्ट 16 GB की आपको इमेज चाहिए विंडोज़ 10 की, और बूट कैम्प असिस्ट जो है वो आपके लिए सारा काम कर देगा, और आपके पार्टीशन बना के आपको प्रॉपर इसमें विंडो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ विंडोज़ में रिक्वायरमेंट है, या कि आप अपने बच्चे के लिए परचेज़ कर रहे हैं, जो कि यूजुअली हमारे जो एजुकेशन कल्चर है उसमें विंडोज़ ज़्यादा यूज़ होते हैं स्कूल्स वगैरह में, तो आप इसको उस चीज़ के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं, और ये विंडो के हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है। तो दोनों आपके एक ही चीज़ में दोनों आपकी यूटिलाइजेशन हो जाएंगे और बिल्कुल फील नहीं होगा। इवन जो माउस है आपका मैजिक माउस और जो वायरलेस कीबोर्ड है वो भी आपके विंडोज़ में इजीली काम करता है। सारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर अपने आप इंस्टॉल करता है बूट कैम्प, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं कि एज अ एंटरटेनमेंट मशीन आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके साउंड क्वालिटी की, स्पेसिफिकली इसके जो हाइज एंड लोज जो प्रोड्यूस करता है, ये आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल ही अमेजिंग है। और मैंने जो 5-5, 6-6 हज़ार के जो हमारे साउंड बार आते हैं उससे भी अच्छा साउंड ये प्रोड्यूस करके देता है। तो अगर आप इसे एज अ एंटरटेनमेंट मशीन, एज अ सॉन्ग लिसनिंग, मतलब उस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छी बैट हो सकती है आपके लिए, कि अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो 5 से 7 हज़ार में अच्छा स्पीकर आता है, उसको आराम से कम्पीट कर देगा ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको फर्दर, अगर आप थोड़े से नर्ड हैं, थोड़े से गीक हैं, तो आप इसको फर्दर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ की जा सकती हैं। इवन कुछ लोगों ने तो इसमें लेटेस्ट मैकओएस वगैरह भी डाला हुआ है। बट मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक डिवाइस है, तो मैं इतना R&D नहीं कर रहा हूँ, और प्राइमरी मैंने इसको अपनी बेटी के लिए परचेज़ किया ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा कंप्यूटर से फैमिलियर हो जाए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, तो इन केस अगर कुछ डैमेज भी हो जाता है तो इतना ज़्यादा मेरी पॉकेट पे इस पर जो है इफेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि मैं अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये मेरी पर्सनल डिवाइस है, सिंगल हैंडेड यूज़ रहा है मेरे ऑफिस में भी, और जो भी बैकग्राउंड स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी।
तो अगर आप खुद एक iMac परचेज़ करने की सोच रहे हैं या आपको सेकेंड हैंड कहीं मिल रहा है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि 15,000 से ऊपर मत जाना। अगर 15 के आसपास आपको कहीं मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 15 से ऊपर जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा और एक उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। बट अगर आपको 10,000 की रेंज में मिल जाता है तो आंख बंद करके परचेज़ कर लो। सारी चीज़ें अच्छे से काम करेंगी और आपकी फैमिली के लिए, एवरेज यूज़र के लिए बहुत अच्छी मशीन है ये। तो ऑन एंड ऑन मेरी तरफ से थम्स अप है इसके लिए, और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है इसके साथ। सारी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं और जो इश्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिए हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई है, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बट मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू लाता रहूँ आप लोगों के लिए, और इस तरीके का कंटेंट आप मेरे चैनल पर हमेशा देखते आए हैं। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।